Hello everyone, welcome to our YouTube channel MPS Tutors. Dear students, today we will learn and teach chapter 2nd. Name is globe, latitudes and longitudes. Means globe अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि ग्लोब क्या होता है कि अर्थ का एक मॉडल होता है। ग्लोब अर्थ का एक मॉडल होता है। जैसे हम ग्लोब के माध्यम से हम देख सकते हैं कि अर्थ की मूवमेंट यानी रोटेशन, रिवोल्यूशन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, मतलब जितने भी एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, जितने भी स्फेयर होते हैं, जितने भी उस पर लैटिट्यूड्स होती हैं, लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, हम सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं अर्थ की, जो उसकी गतिविधियाँ होती हैं, मूवमेंट होती हैं, उन सबको हम अच्छे से ग्लोब के माध्यम से जान सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि ग्लोब के माध्यम से हम ये भी जान सकते हैं कि मूवमेंट किस डायरेक्शन में होता है। जैसे अर्थ एक ही टाइम, एक ही समय, एक ही साथ दो मूवमेंट करती है। एक मूवमेंट है रोटेशन और सेकंड मूवमेंट होता है रिवोल्यूशन। आपको ये भी पता है कि अर्थ जो है उस सन का चक्कर लगाती है। एक रोटेशन पूरा करने में 24 आवर्स यानी एक दिन, और रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में 365 डेज 1/4 यानी 365 दिन 6 घंटे लग जाते हैं एक साल में। और अगर हम हर साल 6-6 घंटे की बात करें, एवरी ईयर 6 आवर्स को अगर हम काउंट करें तो 4 ईयर जाके वो 6 + 6 + 6 + 6 करते हुए 24 यानी 1 डे बन जाता है। और इस प्रकार चौथे दिन यानी चौथे साल, एवरी चौथे ईयर, 4th ईयर पे हम उसको 1 डे काउंट करते हैं और 365 में एक दिन ऐड कर देते हैं, जिससे वो क्या कहलाता है लीप ईयर। और लीप ईयर में डेज कितने होते हैं? 366 यानी 366 डेज। बात समझ में आई? अच्छा, रोटेशन से रिवोल्यूशन से होता क्या है? देखिए, मूवमेंट जब ये दोनों होती हैं तो दो प्रकार की एक्टिविटीज़ भी होती हैं। एक तो रोटेशन से होता है डे एंड नाइट, सबसे बड़ा है डे एंड नाइट, और रिवोल्यूशन से होता है सीजन चेंज होते हैं। तो आपने हम लोगों ने अभी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ का शेप कैसा है, क्या वर्क करता है। हम लोगों ने साउथ पोल, नॉर्थ पोल, इन सब के बारे में पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि मैप और ग्लोब में डिफरेंस भी होते हैं। मैप को कैरी करना इजी होता है, ग्लोब को कैरी करना इजी नहीं होता है। बट मैप पर हम एक साथ सारी चीज़ों को दर्शा तो सकते हैं, लेकिन मूवमेंट को नहीं देख सकते। और ग्लोब से हम अर्थ की मूवमेंट, अर्थ की रोटेशन, रिवोल्यूशन यानी सारे पार्ट को हम देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से जान सकते हैं, उसकी मूवमेंट को देख सकते हैं। उसको ये भी देख सकते हैं कि कितने डिग्री पर जो अर्थ है वो झुकी हुई है। एक्सिस देख सकते हैं, टिल्टेड उसकी देख सकते हैं। मीन्स हम सब लोग उस अर्थ की पूरी जो मूवमेंट होती है ग्लोब के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि ग्लोब के दो पार्ट होते हैं, एक्सिस होते हैं और पोल्स होते हैं। अब अर्थ जब दो प्रकार की मूवमेंट करती है तो दो मूवमेंट दो तरह की होती है। जैसे एक्सिस पर मूवमेंट होती है रोटेशन का, और ऑर्बिट पर मूवमेंट होता है रिवोल्यूशन का। तो सवाल सिर्फ इतना याद रखिए, अगर एक्सिस पर मूवमेंट हो रहा है, सिर्फ दो शब्द याद रखिए, एक एक्सिस, दूसरा ऑर्बिट। अगर ऑर्बिट की बात करेंगे तो रिवोल्यूशन, एक्सिस की बात करेंगे तो रोटेशन। तो बेटा हम आगे बढ़ते हैं। हम इतना जानते हैं, हमने आपको बता रखा है, कई बार बोला आपको कि जो अर्थ होता है, अर्थ पर
जो ये रेखाएं होती हैं, रोटेशन और रिवोल्यूशन, ये सारी रेखाएं, सारी लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं। इमेजिनरी समझते हैं आप? काल्पनिक रेखाएं। मतलब ये रेखाएं रियलिटी में है नहीं, इनको सिर्फ इमेजिन किया गया है, इनको सिर्फ सोचा गया है कि ऐसा होता है। इमेजिनरी लाइन है, इमेजिन करके इनको हम समझते हैं कि माना ये रेखा यहाँ पर। लेकिन अगर आप बताइए कि आप कहीं जा रहे हो, यहाँ से लखनऊ जा रहे हो या किसी अदर सिटी में जा रहे हो, तो क्या आपको कहीं कोई लाइन दिखती है? या आप अभी बैठे हैं और मूवमेंट तो हमेशा चलता रहता है अर्थ का, क्या आपको लग रहा है कि अर्थ मूव कर रही है? अगर अर्थ को ऐसा आपको फील होता तो आपके रखे हुए सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो आपके घर की घरेलू सामान होते हैं, वो सब गिर जाते, वो सारे राउंड हो जाते, बस ट्रेन सारी गिर जाती। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। मीन्स हमें एहसास भी नहीं होता कि अर्थ मूवमेंट कर रही है और वो अपनी मूवमेंट को कंप्लीट कर लेती है। और सेम कंडीशन सिर्फ अर्थ का ही नहीं, जितने भी हेवनली बॉडीज़ हैं, यानी जितने भी खगोलीय पिंड हैं, चाहे वो आपके अर्थ हो या अदर प्लैनेट्स हों, एस्टेरॉइड्स हों, मेटेरॉइड्स हों, कॉमेट्स हों, यहाँ तक कि सन भी जो है मूवमेंट करता है। वो ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का करता है, आकाशगंगा का मूवमेंट करता है। फिर देखते हैं, हम बात करते हैं कि जो लैटिट्यूड्स होती हैं बेटा, हम लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं अब। अर्थ पर देखिए, ग्लोब पर आपने, ग्लोब की बात करते हैं हम अभी। अर्थ आपने देखा नहीं है, ग्लोब देखा है, और ग्लोब को हम क्या मानते हैं? अर्थ का एक मॉडल मानते हैं। तो ग्लोब पर आपने कभी वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूरब को खींची जाने वाली रेखाएं देखी हैं आपने? देखी हैं? कई बार मैंने आपको दिखाया है ग्लोब पर, ध्यान दीजिए। जब आपने देखा है ग्लोब पर मूवमेंट करने वाली जो रेखाएं हैं, ये इन लैटिट्यूड्स कहा जाता है। और लैटिट्यूड्स का हम सबसे सिंपल फॉर्म में बात कैसे करेंगे? जो रेखाएं पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर खींची जाती हैं या लेटी हुई हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स। देखिए लिखा हुआ है कि आप जान सकते हैं कि द रियल अर्थ हैज नो सच निडल, इट्स मूव्स अराउंड द एक्सिस, इट्स विच इज एन इमेजिनरी लाइन। मीन्स रियल कुछ भी नहीं है, कोई भी लाइन रियल नहीं, ना एक्सिस है, ना पोल्स है, ना साउथ पोल, नॉर्थ पोल, कुछ भी रियल नहीं है। बस उसको इमेजिन किया गया है, सिर्फ अपनी जो जिज्ञासाएं हैं, जो अपनी डाउट्स हैं, उनको समझाने के लिए, उनको सुलझाने के लिए और अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। तो अनदर इमेजिनरी लाइन्स रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट, द लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। अब इक्वेटर की बात की गई तो इक्वेटर है क्या बेटा? इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। मीन्स जब अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन खींच देते हैं, जैसे मान लीजिए आप टोमेटो ले लो या कोई राउंड सर्कल का कोई बॉल ले लो, उसको बीच से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, तो उसके दो पार्ट बन जाएंगे, हाफ इस साइड में, हाफ उस साइड में। जो हाफ नॉर्थ वाला साइड है, जो ऊपर वाला साइड है, उसको हम नॉर्थ कह देते हैं, नीचे वाले को हम कह देते हैं साउथ। अब नॉर्दर्न, इसको हम क्या कहेंगे? अभी देखिए, स्फेयर जो होता है, स्फेरिकल जो होता है, जो गोला होता है, वो पूरा होता है। लेकिन अगर उसी को हम हाफ करेंगे, क्या करेंगे? उसको हेमिस्फेयर कहेंगे ना, आधा बोलेंगे, आधा गोला है ना। तो अब वो आधा हो गया, अब आधा उत्तरी वाला हो गया, आधा दक्षिणी वाला हो गया। तो उत्तर वाले को हम नॉर्थ कहते हैं, दक्षिण वाले को साउथ कहते हैं। इसको हम शो कैसे करेंगे? इसको कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाले को यानी साउदर्न हेमिस्फेयर। इतनी बात समझ में आई? अगला देख लेते हैं बेटा, हम अगले की क्या बात करेंगे? अगला हम ये बात कर रहे हैं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, यहीं पर पोल्स भी होते हैं टॉप पे, इसको हम कहेंगे नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल को हम शो करते हैं यन से। और जो निचला वाला पार्ट है उसको कहते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर, और साउदर्न हेमिस्फेयर के पास साउदर्न मीन साउथ पोल होता है, उसको लिखते हैं यस से। अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं इक्वेटर की। इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री जो इक्वेटर है बेटा, ये करता क्या है?
यहीं से हम काउंटिंग शुरू करते हैं। जैसे हम कोई भी नंबरिंग शुरू करते हैं तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं और 100 तक ले जाते हैं। वैसे ही इक्वेटर को हम काउंट करते हैं 0 से फिर 1 2 3 4 5 6 करते हुए 90 तक जाते हैं। ये किस पार्ट में जाते हैं? 90 तक जाते हैं, नॉर्थ वाले पार्ट में, यानी नॉर्थ पोल तक। और फिर 0 से हम शुरू करते हैं, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 करते हुए 90 तक जाते हैं, यानी 90 तक काउंटिंग करते हैं और हम चले जाते हैं साउथ पोल तक। तो देखा जाए कि इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक कितनी रेखाएं हैं? 90। इक्वेटर से साउथ पोल तक कितनी रेखाएं हैं? टोटल 90। तो 90 प्लस 90 कितनी हो गई? 180, यानी 180। अब आपने 180 जोड़ लिया, काउंट कर लिया, तो 1 डिग्री एक लाइन आपकी कौन सी है? इक्वेटर। वो भी तो काउंट करोगे आप, नंबर तो वो भी करोगे। तो 180 प्लस 1 कितना हो गया? 181। अब देखिए सवाल उठता कैसे है। सवाल कंफ्यूज करने के लिए इस तरह पूछा जाता है कि हाउ मेनी लैटिट्यूड लाइंस। मैंने क्या सवाल पूछा, ध्यान से सुनिए, हाउ मेनी लैटिट्यूड लाइंस। अब बच्चे ज़्यादातर ध्यान दे देते हैं, कहते हैं कि सर 181 180। बट आप पॉइंट में आप देखिए, पॉइंट नोट करिए कि जो नॉर्थ पोल है, जो साउथ पोल है, क्या ये पॉइंट में है या फिर लाइन में है? अगर लाइन में होगा तो हम काउंट करेंगे, अगर लाइन में नहीं होगा तो काउंट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक पॉइंट है, इसलिए उसको हम काउंट नहीं करते। जब काउंट नहीं करते उसको हम छोड़ देते हैं, काउंटिंग नहीं लेते उसकी। और जब उसको हम छोड़ देंगे तो संख्या कितनी हो जाती है? 179। तो देखिए सवाल किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर पूछा हाउ मेनी लैटिट्यूड लाइंस तो 179, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम निकाल देंगे। और अगर पूछा हाउ मेनी लैटिट्यूड्स तो 181, क्यों? क्योंकि 90 प्लस 90 और प्लस एक इक्वेटर, तो टोटल आपका हो गया 181। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर सारी लाइन्स हैं, तो ये इक्वेटर क्या नाम है आपका, नॉर्थ पोल जो है या साउथ पोल है, ये पॉइंट कैसे हो गया? बिल्कुल सही सवाल। देखिए अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर इक्वेटर पे लाइन खींची गई, यानी 0 डिग्री लाइन खींची गई थी, सबसे बड़ी लाइन होती है। लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे तो स्लाइस का जो स्लाइड है, जो स्लाइस है, जो लाइनें हैं, वो छोटी होती जाती हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट पे जाके धीरे धीरे जो बिंदु बनेगा तो वहाँ पार्ट तो सारे मिल जाएंगे ना, और जब सारे पार्ट मिलते हैं तो धीरे धीरे लाइन आपकी छोटी होती जाएगी, और जब नॉर्थ पोल पे पहुँचेंगे तो एकदम पॉइंट में आ जाएगा वो, और जहाँ पॉइंट में आ जाएगा उसकी काउंटिंग हम करेंगे नहीं। एक बात और, इसको जो है, जो इक्वेटर है या आपका ये लैटिट्यूड लाइंस हैं, इनको हम पैरेलल लाइंस भी कहते हैं या हॉरिजॉन्टल भी कहा जाता है। इनको पैरेलल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी कहते हैं। क्यों पैरेलल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपकी लैटिट्यूड्स हैं, इनमें एक लाइन से दूसरी लाइन से, यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की जो दूरी है वो एकदम इक्वल है, एकदम इक्वल होती है, उसमें कोई कमी नहीं होती। लगभग 111 यानी 111.1 किलोमीटर करीब डिस्टेंस होती है, इसलिए हम उसको काउंटिंग करते हैं 111 किलोमीटर, है ना। तो 111 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, ये एकदम एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है एकदम इक्वल होता है, इसलिए उसकी काउंटिंग हम किस तरह करते हैं? पैरेलल लाइन में। हॉरिजॉन्टल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम समझ सकते हैं आप, खींचा जा सकता है। अच्छा, हम पश्चिम से पूरब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो अर्थ का मूवमेंट है वो पश्चिम से पूरब की डायरेक्शन में है, न कि पूरब से पश्चिम। जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, सारे प्लैनेट्स में सिर्फ 2 ही प्लैनेट्स ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम की डायरेक्शन में मूव करते हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स पश्चिम से पूर्व की दिशा में मूव करते हैं। वो कौन से प्लैनेट हैं? एक है यूरेनस और दूसरा है वीनस। यूरेनस और वीनस यानी जो है आपका शुक्र और अरुण, ये 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो दूसरी डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। वो डायरेक्शन है कौन सा? पूरब से पश्चिम। अब सोचिए, अगर पूरब से पश्चिम में डायरेक्शन कर रहे हैं तो सनलाइट यानी सनराइज किस डायरेक्शन में होगा? अगर
पूरब से पश्चिम की डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, तो सनराइज किस डायरेक्शन में होगा? सनराइज वेस्ट डायरेक्शन में होगा, पश्चिम की दिशा में निकलेगा। और हमारे अर्थ पर किस डायरेक्शन में होता है? ईस्ट में। क्यों? क्योंकि सन जो मूवमेंट है सन का वो है वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में। तो बेटा इतनी सी बात समझ में आई। अच्छा एक बात और, अब हम बात कर देते हैं, जब मैंने लेटीट्यूड्स की बात की तो कुछ लेटीट्यूड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 0 डिग्री 23½ नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, 23½ साउथ हेमिस्फीयर में है, 66½ नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, 66½ साउथ हेमिस्फीयर में है, 90 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, 90 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर में। अब देखिए इसके नाम क्या क्या हैं। जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हम जो नियन लिखे हैं, या नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात की है, इसका मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, और जो जहाँ साउथ लिखा जाएगा उसके बगल में, उसका मतलब हो जाता है साउथ हेमिस्फीयर में। दूसरी बात, जो इक्वेटर है, इक्वेटर को अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे इक्वेटर को कहते हैं हम कि इक्वेटर को डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है, मेरिडियन लाइन, विषुवत रेखाएं, है ना, 0 डिग्री, इक्वेटर, बहुत नाम से जानते हैं उसको। एक बात सेकेंडरी, जो 23½ है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी अर्थ का इक्वेटर, क्योंकि ये अर्थ भारत से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन से हैं? नोट करिए। गुरम छज पत्री, मतलब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और अगर हम कह दें कि इक्वेटर ऑफ इंडिया, तभी गलत नहीं, क्योंकि ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है, ये अर्थ को नहीं, भारत को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर देती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। क्योंकि मध्य प्रदेश बीचों बीच का स्टेट है और मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजर रही है, इसलिए ये भारत को 2 बराबर भागों में, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में डिवाइड कर देती है। और जो 0 डिग्री है वो पूरे विश्व का इक्वेटर है। तो बात समझ में आ रही बेटा आपको? अगर मैं सवाल अभी मेरे माइंड में तुरंत आया, मैंने आपको तुरंत समझाया कि अगर सपोज करिए मैंने सवाल दे दिया कि राइट द नेम ऑफ अर्थ इक्वेटर ऑफ अर्थ, या किसको हम इक्वेटर कहते हैं, तो आप जान सकते हैं, लिख देंगे 0 डिग्री। बट अगर मैंने कहा कि विच लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर ऑफ इंडिया, तब किसको कहेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, क्योंकि यही इंडिया को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो इसको आप नोट करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ये मैं आंसर पूछूंगा और रिपीट नहीं करूँगा। दूसरा क्या है बेटा, अगर मैंने फिर साउथ में आ जाते हैं, सेम डिग्री 23½ है, लेकिन अब वो साउथ में है, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा। फिर हम नॉर्थ में आते हैं, नॉर्थ में आएंगे तो 66½ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी नॉर्थ में, इसको कहेंगे आर्कटिक सर्कल, क्योंकि ये आर्कटिक क्षेत्र के पास है, आर्कटिक महासागर के पास है, इसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं, आर्कटिक वृत्त कहते हैं। सेम डिग्री सेम पॉइंट बट नेम चेंज, 66½ साउथ में आएंगे तो उसको कहेंगे अंटार्कटिक क्षेत्र, अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक वृत्त। तो इतनी सी बात समझ में आई को बेटा? अब आई थिंक मुझे लगता है कि आपके को इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा क्या है बेटा, अब जो नॉर्थ 90 डिग्री वाला है उसको कहते हैं नॉर्थ पोल, नॉर्थ में नॉर्थ पोल, साउथ में है तो साउथ पोल। इतनी सी बात है बेटा। मैंने आपको समझाया कि इक्वेटर की लाइंस है ना, कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आई। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा, देखते हैं। अब आप देखिए एक फिगर देख सकते हैं, आपकी बुक में देखिए फिगर बना है, नॉर्थ पोल, इक्वेटर देखिए 0 पूरा एकदम डिवाइड हो रहा है। जहाँ जहाँ यन से मिला लिखा गया है, इसका मतलब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। और जहाँ पर साउथ लिखा है यानी यस लिखा है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। बात समझ में आ रही है? और जो इक्वेटर होता है, देख लीजिए इक्वेटर क्या है, वो अर्थ को 2 बराबर भाग में डिवाइड कर दे रहा है। पैरेलल लाइंस भी होती हैं, क्योंकि देखिए 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ, इन सारी रेखाओं के बीच की जो लाइंस हैं, जो डिस्टेंस है, वो लगभग कितना है? सेम है। अब देखिए
20 डिग्री वाला काफ़ी चौड़ा था, फिर 90 डिग्री वाला चौड़ा हुआ, 60 डिग्री वाला चौड़ा हुआ, बट 80 डिग्री जैसे जैसे हम नॉर्थ पे जा रहे हैं धीरे धीरे वो क्या हो जा रहा है, पॉइंट में आ जा रहा है। और जैसे हम नॉर्थ पोल पास पहुँचे देखो पॉइंट में आ गया, जीरो हो गया वो। और जहाँ पॉइंट में आएगा उसको हम लाइन्स में पॉइंट काउंट नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि लाइन्स कितनी है टोटल 179 और टोटल लैटिट्यूड्स कितनी है 181। अब यहाँ भी देख सकते हैं द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री, जो इक्वेटर होता है 0 डिग्री से रिप्रेजेंट किया जाता है। और देख ले सकते हैं आप इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, यानी लगभग कितने होते हैं बेटा 360 डिग्री का चौथा, यानी 90 डिग्री करीब बन जाता है। इस प्रकार आपको बात समझ में आ गई। अब आगे बेटा देख सकते हैं एग्जाम्पल, ये मैंने आपको समझा दिया है कि लेटर कौन सा दिखाते हैं, जनरली हम लोग दिखाते हैं एन से या एस से। जैसे डू यू नो लिखा हुआ है कि बाई मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नाउ द लेटीट्यूड ऑफ योर प्लेस। क्या आप जानते हैं, मतलब हुआ कि क्या आप जानते हैं अगर आप पोल स्टार यानी ध्रुव को देख सकते हैं, या ध्रुव जो पोल होता है ना, ध्रुव जानते हैं आप, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ है ना, पोल स्टार जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं। अगर पोल स्टार आप देख रहे हैं तो उससे आप अपनी डायरेक्शन को अच्छे तरीके से जान सकते हैं, लेटीट्यूड के माध्यम से देख सकते हैं। देखते हैं बेटा इंपॉर्टेंट पैरेलल लेटीट्यूड्स की बात कर लेते हैं। बेटा देखिए मैंने आपसे भी समझाया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख लीजिए, पहले इक्वेटर है टॉरिड जोन जो ग्रीन पार्ट में है, फिर जो येलो में है देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23½ नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देख सकते हैं आप अच्छे से बेटा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23½ साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23½ नॉर्थ, आर्कटिक सर्कल 66½ नॉर्थ, नॉर्थ पोल है ये नीचे, और नीचे इधर साउथ पोल, और आपका फिर अंटार्कटिक सर्कल 66½ साउथ। तो ये क्या है बेटा, यही आपके पोल्स हैं। अब देखते रहिए, अगर कहीं भी डाउट्स होता है बेटा तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए या हमारे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर करिए, ठीक है। डोंट फेयर बिकॉज आई एम हेयर। मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि डोंट फेयर आई एम हेयर, मत डरो क्योंकि मैं यहाँ हूँ, किसी डरने की ज़रूरत नहीं है, डरना मना है। दूसरी बात देखते हैं बेटा, जो आपका इसको हम हीट जोन भी कह सकते। देखिए आपको ये जो लिखा हुआ है कि ये नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, इसको हम जो ये टॉरिड जोन, इसको हम आपको मैंने कई बार समझाया है कि हम इन्हें हीट जोन, तो आप हीट जोन भी यहाँ जान सकते हैं। तुरंत मैं आपको समझा देता हूँ हीट जोन क्या होता है। देखिए हीट जोन क्या होता है, जहाँ पे सनलाइट जिस मात्रा में पहुंचती है, भाई जाहिर सी बात है आपको अगर एनर्जी ज़्यादा मिल रही है तो आप क्या हो जाएंगे, हीट हो जाएंगे। एनर्जी नहीं मिल रही है, सनलाइट नहीं मिल रही है, तो एनर्जी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली नहीं होगी। तो टॉरिड जोन पे क्या होता है बेटा, इक्वेटर पे, क्योंकि इक्वेटर पे सनलाइट क्या होती है, डायरेक्ट पड़ती है। और इक्वेटर पे एक बात और बेटा नोट करिए आप, इक्वेटर पे रोज़ शाम को 4 बजे इवनिंग में 4 o'clock पर शाम को बारिश होती है, बहुत बारिश होती है। यहाँ पर जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वो हमेशा सदा हरे भरे रहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है। अच्छा इक्वेटर पे भैया एक बात और, जब इक्वल है तो इक्वेटर मतलब 12 घंटा के दिन 12 घंटे की रातें हैं, इसी वजह से यहाँ पे दिन भी 12 घंटे का होता है, तो जो नाइट होती है वो भी 12 घंटे की होती है। सनलाइट सबसे ज़्यादा मिलती है, एनिमल्स भी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इक्वेटर पे। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या हाल है, क्योंकि ये भी क्या आता है बेटा, ये ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है टॉरिड जोन के बीच में आता है। देखिए लिखा हुआ है कि 23½ से लेकर नॉर्थ से लेकर साउथ तक का जो पार्ट है क्या कहलाता है, टॉरिड जोन, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। लेकिन 66½ से लेकर 23½ तक यानी नॉर्थ वाले पार्ट में, और इधर 66½ से साउथ से लेकर 23½ साउथ तक जो है, यानी ये जो पार्ट है आपका जो रेड कलर में दिख रहा है थोड़ा सा आपको, जो है ये क्या कहलाता है, ये आपका होता है टेम्परेट जोन। क्यों इसको टेम्परेट जोन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेट जोन में टेम्परेचर ना तो ज़्यादा होता है और ना ही कम होता है, नॉट टू कोल्ड एंड नॉट टू। अच्छा हम बात कर लेते हैं बेटा आर्कटिक सर्कल के ऊपर, हम बात कर लेते हैं फ्रिगिड जोन, और 66½ से लेकर नॉर्थ पोल यानी 90 डिग्री, और 66½ से लेकर साउथ पोल यानी 90 डिग्री, यहाँ का जो पार्ट होता है ये फ्रिगिड जोन है। क्यों, देखिए वाइट वाइट है, वाइट का मतलब क्या होता है, स्नो। यहाँ पर स्नो होता है, बर्फ़ होती है यहाँ पर लिविंग थिंग्स बहुत ही रेयर मात्रा में या फिर ना के बराबर होती हैं, नो लिविंग थिंग्स, बस एनिमल्स वगैरह मिलते हैं, जैसे पोलर बियर्स हो सकते हैं या फिर पेंगुइन्स हो सकती हैं, है ना,
ये सब मिलते हैं, माइग्रेटरी वाले वर्ड मिलते हैं, बट बहुत ज़्यादा एनिमल्स यहाँ पे नहीं मिलते, या फिर यहाँ पे साइंटिस्ट लोग मिलते हैं जो अपनी रिसर्च के लिए जाते हैं। तो इतनी सी बात बेटा आपको समझ में आ गई। आगे देख लेते हैं बेटा। हीट जोन भी मैंने आपको भी समझा दिया कि हीट जोन क्या होता है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन। देखिए हीट जोन की बात कर लेते हैं। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर इन heat zones of the earth. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. मैंने आपसे क्या बताया बेटा अभी कि यहाँ पर जो हीट जोन है, जो टॉरिड जोन है, यहाँ पर सनलाइट बहुत सीधी पड़ती है, रेखाएं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, इसलिए यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है। और ये पार्ट किसके बीच में है, कैप्रिकॉर्न से लेकर कैंसर तक, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक के बीच का जो पार्ट है, इसी को कहा जाता है टॉरिड जोन। एरियाज लेइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल। द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। इट इज़ बिकॉज here the sun does not rise much above the horizon, therefore its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called frigid zones. अब हम फ्रिगिड जोन मैंने बात की बेटा आपसे अभी, इसलिए क्योंकि मैं टेम्परेट इसलिए छोड़ दिया अभी बीच में, आपको मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा। पहले हम फ्रिगिड की बात कर लेते हैं। फ्रिगिड जोन में क्या होता है कि फ्रिगिड जोन में ये होता है कि अभी आपने पढ़ा इक्वेटर पे, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आपने पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि टॉरिड जोन पे इक्वेटर पे सनलाइट सबसे डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, डे एंड नाइट इक्वल भी होते हैं और साथ में हीट बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, यही रीज़न है कि हम लोगों के यहाँ, यानी हम लोग कहाँ पर अभी आपको मैंने बताया कि इंडिया से जो इंडिया की इक्वेटर है, क्या कहते हैं उसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया की मिड से होते हुए जाती है। तो जाहिर सी बात है, अभी आपको मैंने ये बताया ना कि इंडिया की मिड से होते हुए जाती है, और आपने अभी तुरंत पढ़ा कि जो 23 हाफ से लेकर 23 हाफ यानी नॉर्थ और साउथ के बीच का जो पार्ट होता है, इसको क्या कहा जाता है, यहाँ होता है टॉरिड जोन। इसका मतलब हम भी टॉरिड जोन में आते हैं, इंडिया भी टॉरिड जोन में आता है। और जब टॉरिड जोन में आएगा तो समर का सीज़न हमारे यहाँ बहुत ही तगड़ा होगा, बहुत ही हीट होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। यही रीज़न है कि हम लोगों के यहाँ ड्रॉट भी हो जाता है, सूखा भी पड़ता है, रेन भी अच्छी होती है, यानी मीन्स हमारे यहाँ मिला जुला लगभग देखा जाए तो हर प्रकार के सीज़न भी मिल जाते हैं, और सारी ऋतुएं, सारी सीज़न, सारे जो वेदर होते हैं हमारे इंडिया में मिल जाते हैं, होते हैं। अब जो फ्रिगिड जोन है, फ्रिगिड जोन में क्योंकि बेटा एकदम तिरछा है, देख सकते हैं, देखिए टेढ़ा बन गया है ना, कि टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन द स्लैंटिंग सरफेस इज लेस ब्राइट बट कवर आज ब्राइट बिगर एरिया। बहुत दूर तक तो खींच रहा है, बहुत दूर एरिया तक तो जा रहा है, लेकिन उस बहुत दूर तक के एरिया में सनलाइट लाइट तो पड़ रही है, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं पड़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट नहीं पड़ रही है। जब तक वहाँ पड़ती है तब तक जो हीट की जो मीन्स सनलाइट की जो हीट होती है, सनलाइट की हीट ऑब्वियसली कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है, और उसका इफेक्ट वहाँ तक नहीं पड़ पाता। और इसी कारण जो फ्रिगिड जोन होता है वेरी कोल्ड होता है, एकदम फ्रोजन में है, एकदम जमा हुआ है। अब बात कर लेते हैं बेटा हम टेम्परेट जोन की बात करते हैं। द मिड डे सन नेवर स्लाइंस ओवरहेड ऑन एनी लेटीट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके बीच में अभी आपने पढ़ा कि मिड डे के बीच में सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है, बट उसके बाद क्या होता है, द एंगल ऑफ द सन इज रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल। लेकिन जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे सनलाइट कम होती चली जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल की बात कर लें, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल की बात कर लें, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर की बात कर लें। यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ना ही ज़्यादा ठंडी, क्योंकि सनलाइट ज़्यादा दिखने में आ तो रही है, बट उसका इफेक्ट कम पड़ रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ पाता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्या होता है, टेम्परेट जोन यानी ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। अब जो अब इसको हिंदी में अगर बात करेंगे तो टॉरिड जोन को हम कहते हैं उष्णकटिबंध। अगर हम टेम्परेट जोन की बात करेंगे इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, यानी शीत और उष्ण यानी गर्मी और ठंडी वाला। और अगर हम फ्रिगिड जोन की बात करेंगे तो इसको कहते हैं, अगर हम फ्रिगिड जोन की बात करेंगे तो इसको कहा जाता है
उस शीत कटिबंध यानी फ्रिगेड जोन। तो बेटा आज तो बच्चों आज मैंने आपको समझाया लेटीट्यूड्स, टेम्परेट जोन्स, फ्रिगेड जोन्स, टॉर्रिड जोन्स यानी हीट जोन भी मैंने आपको समझा दिए। तो आज का टॉपिक यहीं तक बेटा।